Good morning, all of you. We are starting with the topic of money and banking. And the first thing in this which we do is what is called as barter system. Now, barter system, as you know, in earlier times, people used to exchange goods for each other. It was a system where exchange of goods took place. The economy in which this kind of a system was done was called the CC economy. CC economy means commodity to commodity economy. Now, the problem with the barter system was that there were certain limitations to it. The first was that if both the parties, supposing we are two parties and I want eggs and you want milk, now the exchange could take place only if you wanted eggs. Now, if I want eggs and you want milk and I don't have milk, then the exchange will not take place. This was the lack of double coincidence of wants. There had to be double coincidence. दोनों parties को वही चीज चाहिए होगी, चाहिए जो उसके पास है, तभी आपकी ये possibility हो सकती थी. फिर दूसरा पॉइंट आपका था, इसको हम कहते हैं कि lack of common measure of value. Now, all the commodities were not being measured in the same unit. Example, सपोजिंग हम वीट की बात कर रहे हैं तो वीट हम मेजर कर रहे थे केजी में. अब कितना वीट जो है वो कितने मिल्क के बराबर होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, कॉमन मेजर नहीं था, इसलिए जो है प्रॉब्लम्स होती थी. तो नेक्स्ट था आपका लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. अब हो सकता है हम दो पार्टीज हैं और दोनों पार्टीज आपस में ट्रेड करने को तैयार हो जाती हैं बार्टर सिस्टम में, लेकिन वो कहते हैं हमें अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद चाहिए. तो जो पेमेंट था वो तो गुड्स में ही था. अब जैसे सपोजिंग दो पार्टीज हैं ए और बी, तो जो ए पार्टी है उसको चाहिए पोटैटोज और बी पार्टी को चाहिए टोमेटोज, लेकिन टोमेटोज अभी जो है उसका हार्वेस्ट चल रहा है, तो वो कहेगा कि मुझे कुछ टाइम के बाद चाहिए. अब पता नहीं कुछ टाइम के बाद उसके वो पास वो टोमेटोज होते हैं या नहीं होते हैं, खराब हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. तो ये जो सारी प्रॉब्लम थी, डेफर मतलब बाद में पेमेंट करना, ये पॉसिबिलिटी नहीं थी. ये एक इसकी थर्ड वैल्यू थी. चौथी चीज थी, पॉसिबिलिटी नहीं थी चीजों को. वीट चलो हम स्टोर कर लेते, वीट, राइस, वेजिटेबल्स वो ज्यादा स्टोर नहीं की जा सकती थी, फ्रूट स्टोर नहीं किए जा सकते थे. तो ये जो चारों चीजें थी, इन्हें हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम, और ये ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से आपका बार्टर सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा. अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें हमने यूज की. मनी को हमने डिफाइन किया. मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हर जगह मनी एक्सेप्टेबल है. कोई आपको पैसे देगा तो आप मना नहीं करेंगे, लेकिन कोई अगर आपसे कोई सामान खरीदता है, कहता है रिटर्न में मुझसे ये 2 किलो आलू ले लो, तो आप वो नहीं लेंगे. ठीक है. अब जो मनी, जो जिसको हमने मनी कहा, वो मनी के लिए पहली पॉइंट ये था, इट वाज एक्सेप्टेबल टू ऑल. किसी भी तरह का पेमेंट हम मनी के टर्म्स में कर सकते थे. अब इस फंक्शन से क्या हुआ, इट रिमूव द मेजर डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस. जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स थी वो खत्म हो गई. फिर जो आपका कॉमन मेजर था वो आपका खत्म हो गया. इट फैसिलिटेट्स ट्रेड इन कंडक्टिंग ट्रांजैक्शंस इन द इकोनॉमी. Money has no power to satisfy human wants, but commands the power. Human wants उसकी satisfy नहीं होती है, लेकिन उसकी जो wants है उनको वो satisfy कर सकता है. सेकेंड फंक्शन जो हम लेके चलते हैं वो कहते हैं मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है, एक कॉमन डिनोमिनेशन हो गया, हर चीज को हमने प्राइस में कन्वर्ट कर लिया, तो उससे क्या हुआ, यूनिट ऑफ अकाउंटिंग हो गया. उसकी वजह से हम जो है उसको जो है अकाउंटिंग यूनिट हो गया. तो जब सारी चीजों का कन्वर्जन हो सकता था मनी के टर्म्स में, तो ट्रेड इजी हो गया. थर्ड पॉइंट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि जो पेमेंट फ्यूचर में करनी है. अब डेली ट्रांजैक्शंस हमारे होते हैं, अब वो सारे ट्रांजैक्शंस में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब का हम इमीडिएट पेमेंट नहीं करते. जब कमोडिटीज़ की डिलीवरी हो जाती है हम तब पेमेंट करते हैं. बोरोइंग और लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं. तो ये जो फंक्शन था स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट से, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया और ट्रेड जो है वो बेटर हो गई. फोर्थ पॉइंट है इसका स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि नाउ मनी कुड बी स्टोर्ड, और when needed it could be used in transferring the purchasing power.
फ्यूचर डेट्स पे कर सकते थे। तो इससे क्या हो गया, फिर मनी जो है वो फ्रैक्शंस में भी अवेलेबल था, उसके डिनोमिनेशंस थे। जैसे रुपी है, रुपी आपका 1 रुपी से लेकर के 500 रुपीज तक का आपके पास 2000 रुपीज तक का नोट है। मनी इधर से उधर हम जो है वो लेके जा सकते हैं, पोर्टेबल है, स्टोरिंग इजी है। इसलिए जो है मनी को हमने एक्सेप्ट कर लिया एज अ फंक्शन ऑफ, एज अ थिंग विच इज बीइंग यूज्ड। तो सारी ट्रेड जो है वो आपकी मनी के टर्म्स में होने लग गई। अब ये जो मनी में था, मनी के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं आती हैं। वो जैसे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। तो जब हम मनी की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम जो है एवोल्यूशन पे आ जाते हैं। शुरू शुरू में जो था हमारा बार्टर सिस्टम था। जब हमने बार्टर सिस्टम को चेंज किया तो हम आ गए कमोडिटी मनी पे। कमोडिटी मनी का मतलब है, इन द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, एनी कमोडिटी दैट वाज जेन्युइनली डिमांडेड एंड चोजन, उसमें क्या था, that was by common consent it was taken as money. It could be shoes, it could be wheat, rice, utensils, anything. This is what was the barter system. फिर धीरे धीरे हमारे पास आया मेटालिक मनी। विद द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, कमोडिटी मनी जो है ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। तो उन्होंने मेटल्स का, जब हमारे पास जो है मेटल्स जब फाइंड किए गए, जब मेटल्स का आविष्कार हुआ, तो उसके बाद क्या होने लग गया कि हमारा मेटालिक मनी होने लग गया। Metallic money could be like gold, silver, copper, anything. Next came paper money. Paper money ज़्यादा आपका representative था. It was dangerous to carry gold and silver coins. तो जो है paper as a representative हो गया. It is regulated by the central bank of the country. A very large part of money consists of currency, notes and papers. उसके बाद नेक्स्ट आया आपका क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में आपका क्या आ गया, पीपल केप्ट देयर कैश एज डिपॉजिट्स विद बैंक्स व्हिच दे कैन विथड्रॉ यूजिंग चेक्स, ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा। ये हो गया आपका क्रेडिट मनी। और एट प्रेजेंट हम किस में आ गए हैं, प्लास्टिक मनी में। प्लास्टिक मनी में आपका जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स यूज होते हैं। और अब तो आपके अलग अलग तरह की करेंसी आ रही, क्रिप्टो करेंसी आ गई है, जिससे जो है ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी जो फॉरेन एक्सचेंज में दिक्कत होती है उसको भी जो है वो रिमूव कर दिया गया है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करते हैं वो है आपका मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। अब इसको मेजर करने के लिए, मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं। मनी सप्लाई को हम यूज करते हैं एम से। तो जो सबसे सिंपल डेफिनेशन होता है वो होता है आपका m इज इक्वल टू सी प्लस डी डी, जो बेसिक डेफिनेशन है। वेयर m इज द मनी सप्लाई, c इज द करेंसी विद द पब्लिक, और डी डी इज द डिमांड ड्राफ्ट विद द कमर्शियल। अब इसके बाद इससे थोड़ा ज्यादा लेस जो है लिक्विडिटी और कम हो जाती है m1 की। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, एक होता है आपका कैश और एक होता है जस्ट वेरी नियर टू कैश, जिसको हम नियर मनी भी कहते हैं। तो जब उसको कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगे, अब ट्रांजैक्शन है, आप आलू लेने के लिए गए तो आप चेक नहीं दे सकते, वहां पे आप कैश दोगे या डेबिट कार्ड दोगे। और छोटा दुकानदार है तो वो कैश ही लेगा, वो डेबिट कार्ड भी नहीं लेगा। तो वहां पे क्या है, डेबिट कार्ड की आपकी लिक्विडिटी थोड़ी कम हो गई है। एम के बाद जो सेकेंड पैरामीटर होता है वो होता है M1। M1 में है करेंसी विद द पब्लिक M प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। एक टाइम में इकोनॉमी में कितना पैसा मार घूम रहा है उसको हम कहते हैं मनी सप्लाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा बढ़ता चला जाता है और हम आगे बढ़ते हैं तो M2 आ जाता है, M3 आ जाता है। इस तरह से आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स आ जाते हैं। M2 क्या हो जाता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। अब जो सेविंग्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस पे है उनको इन कैश होने में ज्यादा टाइम लगता है, तो इसकी लिक्विडिटी और ज्यादा हो जाती है और कम हो जाती है लिक्विडिटी। फिर आपका M3 आ जाता है, M4 आ जाता है। ये आपके अलग अलग पैरामीटर्स हैं मनी सप्लाई के। इसी तरह से एक चीज है जिसको हम कहते हैं जो सेंट्रल बैंक। आपने कभी नोट देखा है, जब आप नोट देखते हो तो नोट के ऊपर कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है नोट के ऊपर, क्या लिखा होता है, नोट के ऊपर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर अ सम ऑफ सो एंड सो अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सेंट्रल बैंक है
उसकी ये लाइबिलिटी हो जाती है कि वो आपको ये पेमेंट करेगा ही करेगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द लाइबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो जो सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी, और वो कैपिटल एच से डिनोट होता है। तो इसमें जो है, जो सारा का सारा जो हाई पावर्ड मनी है, वो सारा का सारा मनी सप्लाई नहीं होता है। जो सारा जो आपका हाई पावर्ड मनी है, उसका थोड़ा सा पार्ट ही इकोनॉमी में फ्लो कर रहा होता है, तो वो आपका मनी सप्लाई हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ टर्म्स आते हैं जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसे एक होता है फुल बॉडीड मनी, फेस वैल्यू। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है? जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है और जो फेस वैल्यू है वो दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कमोडिटी का आपका वो मनी बना हुआ है, वो है उसकी कमोडिटी वैल्यू, और जो उस पर लिखा हुआ है वो उसकी जो है वो उस पर लिखी है फेस वैल्यू। तो जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है और फेस वैल्यू अगर दोनों सेम होती है तो हम कहते हैं वो फुल बॉडीड मनी है। जैसे पुराने ज़माने में अशरफियाँ होती थी, वो आपकी फुल बॉडीड मनी थी। उसके बाद जो है हम रिप्रेजेंटेटिव मनी की बात करते हैं कि वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि जो है हम इतना इतना पैसा जो है वो रखा गया है। रिप्रेजेंटेटिव मनी जो है वो दो तरह का होता है, कन्वर्टेबल एंड इनकन्वर्टेबल। जो कन्वर्टेबल होता है वो मनी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर पे, ऑप्शन ऑफ द अकाउंट होल्डर। और जो इनकन्वर्टेबल जो होता है उसमें जो है वो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसकी बैंक की कोई कॉइन्स वगैरह की वैल्यू नहीं होती। क्रेडिट मनी वो होता है मनी हुज इंट्रिंसिक वैल्यू इज मच लोअर देन दी फेस वैल्यू। आपका डेबिट या कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उसकी फेस वैल्यू क्या है? उसकी फेस वैल्यू जो है वो है जो आपके अकाउंट में पैसा है, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? प्लास्टिक की, जो आपकी प्लास्टिक की वैल्यू होती है। इसी तरह से आपके कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके अलग अलग पैरामीटर्स में आ जाती हैं मनी एंड बैंकिंग।